नमस्कार, एनडीटीवी की कचहरी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में मुद्दा इस वक्त जो है वो दुनिया का एजेंडा मैं आपके सामने रखने वाली हूं। तो देखिए, युद्ध को 2 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन सीज फायर की शर्तें आज भी उतनी ही दूर है जितनी की पहले दिन थी। मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक आज दुनिया पर युद्ध की ब्रेकिंग जिन 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है, कचहरी में आज फैसला उन्हीं पर होना है। तो सबसे पहला किरदार अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। सबसे पहला किरदार यहाँ पर है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप की हुंकार जारी है। वो दावा कर रहे हैं कि अब हॉर्मुज की लहरों पर अमेरिका का टोटल कंट्रोल है और दूसरा पक्ष यानी ईरान बातचीत के लिए तड़प रहा है। लेकिन ट्रंप साहब खुद अपने घर में फंसे हुए हैं। ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन का समय है सिर्फ, क्योंकि वहां का संविधान कहता है कि किसी भी युद्ध को 60 दिन में वहां की पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होती है और 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी होगी। 100 मेंबर्स हैं सेनेट में और ट्रंप के पास 53 सांसद हैं। यहाँ एक परेशानी ट्रंप के लिए ये है कि अपने ही घर में विरोध का सामना कर रहे हैं और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसद खुद ईरान युद्ध के विरोध में बोल रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा प्रेशर ट्रंप पर अमेरिका के भीतर से है। घटती अप्रूवल रेटिंग्स और 1 मई से पहले युद्ध खत्म करने का दबाव। और इस आधार पर 2 विकल्प हैं। 2 विकल्प क्या है? या तो युद्ध खत्म करें या फिर अपनी सेना को वापस लौटाएं। लेकिन ट्रंप के बयान ईरान की लीडरशिप पर हैं। ईरान को खुद नहीं पता कि उनका असली नेता कौन है। ट्रंप के मुताबिक तेहरान के अंदर कट्टरपंथियों और उदारवादियों में खींचतान चल रही है। हालांकि ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के इन दावों को क्रेजी दावा कह दिया है। अब यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, जो आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। मुश्तबा खामिनेई कहां हैं, किस हाल में हैं, पता नहीं किसी को। युद्ध के सबसे नाजुक मोड़ पर ईरान का सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला चेहरा पब्लिकली पूरी तरह से गायब है। दावे तो बहुत हैं। कोई कह रहा है कि आप घायल हैं, कोई कह रहा है उन्हें सुरक्षित बंकर में छिपा रखा है। लेकिन दिलचस्प जानकारी ये है कि तेहरान की खुफिया यूनिट्स अब उनके संदेश ऑडियो टेप या फिर लिखित पर्चों के जरिए जारी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे 1979 की क्रांति के वक्त अयातुल्ला खामनेई किया करते थे। लेकिन उनकी कोई ताज़ा तस्वीर या वीडियो महीनों से सामने नहीं आया है। अब सवाल है कि क्या ईरान एक घोस्ट लीडर के भरोसे जंग लड़ रहा है? कौन वहां फैसले ले रहा है? अब बात करते हैं आज के तीसरे किरदार की। तीसरा किरदार जो आपके सामने प्रकट हो गया है, ये है यूरेनियम, जिसे ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट कहकर चढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ धूल नहीं, दुनिया की तबाही का सामान है। सीज फायर की मेज पर असली पेच इसी येलो केक पर फंसा हुआ है। फैक्ट ये है कि ईरान इस वक्त 60% यूरेनियम एनरिच कर चुका है। साइंस की भाषा में कहें तो परमाणु बम बनाने के लिए जो 90% की शुद्धता चाहिए, उससे बहुत ही कम दूरी पर, टेक्निकल कम दूरी पर है ईरान। अमेरिका की शर्त साफ है, टोटल एक्सट्रैक्शन, यानी ईरान अपना सारा एनरिच्ड स्टॉक देश से बाहर भेजना होगा और दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी डिफेंसिव शील्ड मानता है। ट्रंप का कहना है कि जब तक डस्ट साफ नहीं होगी प्रतिबंध की बेड़ियां नहीं खुलेंगी। लेकिन फिर सवाल ईरान पर है कि क्या ईरान अपने बरसों की मेहनत को एक समझौते की भेंट क्या चढ़ा देगा? तो आज इन्हीं 3 किरदारों पर कचहरी में जुरह शुरू होगी। आपको बता दें कि जिस तरह से युद्ध को लेकर इस वक्त जितनी भी खबरें हैं, उन सब के बीच कौन सा कदम हमला है और कौन सा कदम सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, ये पता लगाने दुश्मन के लिए भी नामुमकिन होता है। कहने के लिए तो ईरान अमेरिका में युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन सीज फायर के बीच दोनों के दरमियान एक ऐसी जंग छिड़ी है जिसका मैदान कोई बॉर्डर नहीं है बल्कि एक डिब्बा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन ये कोई मामूली डिब्बा नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने का फॉर्मूला है ये, जिसे सुपर पावर अमेरिका हर कीमत पर कैप्चर करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान का यूरेनियम अब सिर्फ न्यूक्लियर डस्ट है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन ईरान के नेताओं ने इसे मुल्क की मिट्टी बताकर एक ऐसी चुनौती पेश कर दी है जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। ईरान की सेना से लेकर संसद तक का ट्रंप को खुला चैलेंज है। एक सांसद ने यहां तक कह दिया, ट्रंप साहब जीत के ऐलान के लिए आप शायद ईरान की मिट्टी डिब्बों में भरकर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। इसकी हिफाजत के लिए ईरान हर हद लांघ सकता है। ईरान ने यहां तक साफ कर दिया है कि उन्होंने अपना यूरेनियम ईरान के उन पहाड़ों में, उन दुर्गम गुफाओं में छिपा दिया है जहां तक पहुंचना अमेरिका के लिए एक मिशन इम्पॉसिबल जैसा है। क्या सच में ईरान के पहाड़ों में अमेरिका की जीत फंस चुकी है?
क्या ट्रंप की न्यूक्लियर डस्ट वाली थ्योरी ईरान की सीक्रेट केव्स के आगे फेल हो जाएगी? क्या यूरेनियम के नाम पर ट्रंप के साथ धोखा होगा? क्या यूरेनियम का सोर्स कोड गायब हो चुका है? क्या ट्रंप की टीम ईरान से मिट्टी लेकर वापस जाएगी? ईरान के पहाड़ों में फंस गई अमेरिका की जीत। व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान तक सिर्फ एक ही चर्चा है, महायुद्ध में आगे क्या होगा? क्या अमेरिका सरप्राइज अटैक करेगा या फिर ईरान की मिसाइलें तबाही मचाएंगी? जब ट्रंप मीडिया से बात करते हैं तो वो अपने सारे ऑप्शन खुले रखते हैं। चंद घंटे पहले भी ऐसा ही हुआ। ट्रंप ओवल ऑफिस में थे, ईरान पर सवालों के जवाब दे रहे थे, बता रहे थे कि ईरान के पास अब न्यूक्लियर बम का विकल्प ही नहीं है, इतना घातक हमला किया था। इसी दौरान ये भी कह दिया कि ईरान पर एटमी हमले का ऑप्शन नहीं है, अमेरिका एटम बम नहीं चलाएगा, मगर ईरान को एटमी पावर बनने भी नहीं देगा। अमेरिका अगर थोड़ा महंगा तेल ले भी लेगा तो उसे इसके बदले क्या मिलेगा? उसे इसके बदले ऐसा ईरान मिलेगा जिसके पास एटमी हथियार नहीं होंगे, ऐसे हथियार जो हमारे किसी शहर या फिर मिडिल ईस्ट के किसी देश को टारगेट कर सकते थे। सोचिए ये किस तरह का झटका होता। और इस समय स्टॉक मार्केट भी काफी ऊंचे स्तर पर है। सवाल है कि सुपर पावर मुल्क के सबसे शक्तिशाली इंसान के चेहरे पर ये खींच आखिर क्यों है? क्यों अमेरिका जब जीत का ऐलान करता है तो उसके अपने ही घर में सवाल उठते हैं? क्यों बार बार व्हाइट हाउस को कहना पड़ता है कि ईरान पर अमेरिकी जीत को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? जब तक इनके जवाब मिलते तब तब ईरान के सांसद ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया। एक तरह से ये जाहिर कर दिया कि अमेरिका अब कितनी भी कोशिश कर ले वो ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल नहीं कर पाएगा। उसकी जगह ईरान की धूल मिट्टी बोतल में बंद करके ले जाए तो अलग बात है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि हमारा सारा संवर्धित यूरेनियम इस्तेफान में ही मौजूद है। हमारा न्यूक्लियर सामान चारों तरफ फैला हुआ है और अब अलग अलग जगहों पर मौजूद है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है तो वो एक दलदल में फंसा हुआ है और अपनी उपलब्धियां बताने के लिए तरह तरह की बातें बना रहा है। वो तो यूरेनियम के नाम पर ईरान में खाली जगह जाकर वहीं की मिट्टी को बोतल में भर सकते हैं और जीत का ऐलान कर सकते हैं। अब ईरानी सांसद के बयान के दो मायने हैं। पहला ये कि अमेरिका कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, एक बार फिर ईरान की धरती पर कदम रख सकता है, और दूसरा मतलब है कि ईरान को खुद नहीं पता कि उसका यूरेनियम कहाँ है, कितना है, किस लोकेशन पर कितना संवर्धित यूरेनियम है। अब अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका के साथ साथ ये ईरान के लिए भी चिंता की खबर है। हालांकि कई बार ऐसे बयान दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए भी होते हैं। वैसे बयान देने वाले वही सांसद हैं जो अमेरिका के साथ पहले दौर की बातचीत में शामिल थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान पर भरोसा करके गलती कर दी। हमने पाकिस्तान के साथ मोल भाव करने में कूटनीतिक गलती कर दी। हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कभी बात ही नहीं करनी चाहिए थी। इससे दुश्मन की आक्रामकता बढ़ गई और फिर वो कहने लगे कि तुम्हें अपने संबंधित यूरेनियम को नष्ट करना होगा और इसे 20 साल के लिए रोकना होगा। इसके अलावा और भी कई गैर वाजिब शर्तें रखी हैं जिन्हें जाहिर तौर पर हमने नामंजूर कर दिया, और ये सब इसलिए किया क्योंकि हमने भरोसा किया था। ईरान का ये बयान दिखाता है कि ईरान अमेरिका संबंधों में तनाव केवल सैन्य नहीं बल्कि वैचारिक भी है।
ईरान का मानना है कि अमेरिका मिट्टी जैसी भौतिक चीजें तो जीत सकता है, लेकिन वो ईरान नाम की क्रांति को नहीं मिटा सकता। यही बात ईरानी संसद के एक और लीडर की तरफ से कही गई। मतलब यही है कि सब कुछ गंवा देंगे, लेकिन अपने मुस्तकबिल से समझौता नहीं करेंगे। दुश्मन की आक्रामकता और धमकियों को रोकने के लिए परमाणु शक्ति ही एकमात्र प्रभावी और निर्णायक शर्त है। अगर दुश्मन को यह आभास हो कि हमारे पास बराबरी का जवाब देने की क्षमता नहीं है, तो उसकी आक्रामकता बढ़ती जाएगी। ये ताकत हमारे मकसद हासिल करने के लिए है, न कि अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए। पारंपरिक हथियार अब बड़े हमले को रोकने के लिए काफी नहीं है। न्यूक्लियर डेटरेंस ईरान की सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। इन बयानों का मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका अब भी डील से कोसों दूर दिखते हैं। लेकिन अगर वाकई ईरान न्यूक्लियर डेटरेंस की दिशा में सोच रहा है, तो फिर ये अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका बार बार कहता है कि अगर ईरान के पास एटम बम होता तो इजराइल का वजूद मिट गया होता। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बयानबाजी कहते हैं, जहां एक कम शक्तिशाली सेना वाला देश अपनी नैतिक और वैचारिक दृढ़ता को अपनी सबसे बड़ी ढाल बताता है, सुपर पावर को चैलेंज देता है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। अमेरिका का विध्वंसक वॉरशिप यूएसएस जॉर्ज बुश मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। यूएसएस जेराल्ड और इब्राहिम लिंकन जैसे युद्धपोत पहले ही तेहरान को घेर चुके हैं। इस बीच दुनिया की धड़कनें बढ़ाने वाली एक और रिपोर्ट आई है। खबर है कि अमेरिका लॉकहीड मार्टिन से 4300 जैसमयार मिसाइल खरीदने की योजना बना रहा है, और ये सारे डेवलपमेंट अमेरिका के एक तरफा सीज फायर के बीच हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका की असली लड़ाई अब सिर्फ ईरान से नहीं, बल्कि वक्त से है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए बचे हैं सिर्फ 7 दिन। अमेरिकी संविधान का वॉर पावर्स एक्ट ट्रंप के गले की फांस बन चुका है। 1 मई से पहले उन्हें संसद से मंजूरी लेनी होगी, वरना यह युद्ध गैर कानूनी हो जाएगा। क्या इसी दबाव में ट्रंप कोई बहुत बड़ा और विनाशकारी फैसला लेने वाले हैं? उधर ईरान के तेवर तर्क है। विदेश मंत्री ने सीधे वॉशिंगटन को 2-2 कह दिया है कि 48 घंटे में या तो ईरान की फ्री संपत्ति रिलीज होंगी, या फिर यह सीज फायर इतिहास बन जाएगा। क्या ईरान बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या ईरान ने अपने हथियारों का टेस्ट किया है? क्या ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिया है? ईरान में धमाकों की गूंज का सच क्या है? जब अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान का सिस्टम खत्म कर दिया, नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस सब मिट्टी में मिला दिया, तब ईरान की राजधानी तेहरान में गुरुवार तड़के भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गई। शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हुए इन कम से कम 5 धमाकों से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी तेहरान के परदेस इलाके में करीब 2:30 बजे पहली आवाज सुनी गई। इसके अलावा पश्चिम हिस्सों, खासकर चिटगर इलाके से भी लगातार धमाकों की खबरें आईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये आवाजें ईरान के एयर डिफेंस के सिस्टम के एक्टिव होने की थीं। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये धमाके किसी बाहरी हमले का नतीजा थे या कोई सैन्य अभ्यास। लेकिन ईरान कह रहा है कि वो अब पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार है, भले ही अमेरिका सीज फायर की बात करे या फिर डील की मेज पर बुलाता रहे।
آمریکایی‌ها جز अमेरिका के पास सीज फायर पर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो यही चाहते हैं और हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने कभी सीज फायर के लिए बात नहीं की। हम सीज फायर नहीं चाहते। और 40 दिन की जंग के बाद कई लोगों ने हमसे सीज फायर को लेकर शिकायत की, कहा कि हम दुश्मन का पीछा करके उसे हराते रहे। हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन हमने दुश्मन को कभी न भूलने वाला जवाब दिया। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि ईरान से जंग कब तक चलेगी ये सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही तय करेंगे। ट्रंप ने इस समय ईरान के साथ युद्ध विराम को एक तरफा बढ़ाया है, जबकि साथ ही हॉर्मुज के पास ईरानी बंदरगाहों और उससे जुड़े जहाज़ों पर सख्त नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी है और ईरान लगातार नाकाबंदी के वीडियोस जारी कर रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज में ईरानी नौसेना के जरिए 2 शिप्स को रोकने और जब्त करने का वीडियो रिलीज किया। वीडियो में ईरानी झंडे वाली स्पीड बोट्स जहाज़ों की ओर आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद चेहरे पर मास्क पहने सैनिक जहाज़ों पर चढ़ते हैं और राइफलें तान लेते हैं। ऐसे में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 3 से 5 दिन की मोहलत दी है ताकि वो एकजुट शांति प्रस्ताव पेश कर सकें, लेकिन व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि बातचीत के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। वो उस शासन को कुछ हद तक लचीलापन दे रहे हैं जो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के कारण वो पूरी तरह से कलंकित हो चुका है। राष्ट्रपति एक संयुक्त प्रतिक्रिया चाहते हैं, इसलिए जब तक हमें वो प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती, सैन्य हमलों पर युद्ध विराम लागू है। लेकिन ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है और ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों और नौकाओं की प्रभावी और सफल नौसैनिक नाकाबंदी भी जारी है। हम इस नाकाबंदी के जरिए उनकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पंगु बना रहे हैं। ईरान को रोजाना $5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की लाइन और लेंथ दोनों बदल चुकी हैं। ईरान को चंद दिनों में हराने की बात थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा यह भी गया था कि बहुत बड़े विमान वाहक युद्धपोत आ रहे हैं जो ईरान को धूल चटा देंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दोनों तैनात हैं, लेकिन अब रिपोर्ट्स हैं कि तीसरा विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस बुश भी मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। इस पर 70 से 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर एक साथ तैनात किए जा सकते हैं, जिनमें F-18 सुपर हॉर्नेट और E-2 हॉक आई जैसे घातक विमान शामिल हैं। इसमें 2 परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि इसे बार बार ईंधन भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बार ईंधन भरने पर 20 से 25 साल तक लगातार चल सकता है। इसमें रडार और सेंसर की ऐसी तकनीक है जो दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को बहुत दूर से ही पहचान लेती है। सुरक्षा के लिए इस पर सी स्पैरो मिसाइल सिस्टम और फालानक्स CIWS जैसी मशीन गन लगी हैं, जो आने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। इस जहाज पर लगभग 5000 से 6000 नौसैनिक और स्टाफ मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर अब पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 60,000 से ज्यादा हो गई है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड तो अब दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत जेराल्ड आर फोर्ड की तस्वीरें तक जारी कर रहा है। कह रहा है, हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। इन सैनिकों की डिप्लॉयमेंट पर ईरान की भी नजर है, इसीलिए ईरान अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। पूछ रहा है कि डील का ड्राफ्ट तैयार हुआ या नहीं। अगर नहीं किया तो फिर सीज फायर के आगे बारूद ही बारूद है। अगर अमेरिका ने अगले 48 घंटों के भीतर ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को जारी करने पर कोई ठोस प्रस्ताव पेश नहीं किया, तो ईरान वर्तमान में चल रहे सीज फायर को खत्म कर सकता है। ये सही है कि ईरान जंग को अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता है और उसे ये भी मालूम है कि ईरान की फायर पावर फिलहाल काफी कम है, क्योंकि उसकी हजारों मिसाइलें इस युद्ध में खर्च हो चुकी हैं। लेकिन अमेरिका का प्लान बी रेडी है। रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन से 4300 JSSM-ER मिसाइलें खरीदने की योजना बनाई है। कई हथियार कंपनियों को हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने को कह दिया गया है। इन बड़े सौदों का मकसद यही है कि अमेरिका का बारूदी गोदाम फिर से भर जाए। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पूरी प्रक्रिया में
5 साल तक का वक्त भी लग सकता है। शायद तभी डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिकी जनता को युद्ध की टाइमलाइन गिनवाते हैं। वो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के अलावा वियतनाम और अफगानिस्तान वॉर की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि ईरान युद्ध को वक्त से पहले ही खत्म कर रहे हैं। सारे गोल्स अचीव हो चुके हैं, वहां हासिल करने को बचा क्या है? हमने 4 हफ्तों में ही सभी सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए थे। अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह की डील होती है, और अगर वो डील नहीं करना चाहते तो फिर मैं सैन्य तरीके से ही इस अभियान को खत्म कर दूंगा। हमने 78% टारगेट खत्म कर दिए हैं। हमने उनकी मैन्युफैक्चरिंग, मिसाइल प्रोडक्शन, ड्रोन प्रोडक्शन लाइन सब खत्म कर दी है। 90% तक खत्म कर दी गई है। जो हमने किया वो वाकई शानदार है, और जो किया वो उसी निर्धारित वक्त में किया गया, और हमें डील की जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप कुछ कहें, लेकिन वो इतना जानते हैं कि इस वॉर में ईरान की जवाबी कार्रवाई ने उन्हें भी हैरान किया है, क्योंकि ट्रंप ने ये नहीं सोचा था कि ईरान अमेरिका के नाम पर खाड़ी में मौजूद देशों पर हमला करेगा, सैन्य बेस और एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाएगा। मगर ऐसा हुआ, और इसीलिए अमेरिका को फिर से युद्ध नीति का खाका खींचना पड़ा, और बात मिसाइलों से लेकर अब हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों और ब्लॉकेड तक पहुंच गई। दुनिया एक क्लिक पर सिमटी हुई है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश का भविष्य तय करने वाला शख्स इस कदर गायब हो सकता है कि उसकी लोकेशन तक किसी को ना पता हो, जिन्हें 2 महीनों में किसी को देखा ना हो, जिनकी आवाज तक 2 महीनों में किसी ने सुनी ना हो। हम बात कर रहे हैं ईरान के रहबर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की, जिन्हें लेकर ईरान की सत्ता के गलियारों से एक ऐसी खबर बाहर आई है जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी लगती है। खबर है कि उनका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका है, सर्जरी हुई है चेहरे की, हाथों और पैरों की सर्जरी भी हुई है, और एक सीक्रेट अड्डे पर है, एक ऐसी जगह जहां ना तो कोई स्मार्टफोन है, ना ही कंप्यूटर, और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम। डर है हैकिंग का या फिर जासूसी का। दावा है कि तेहरान कागज के टुकड़े पर मुस्तफा के संपर्क में रहता है, बंद लिफाफे में मैसेज भेजे जाते हैं, और सीक्रेट अड्डे से मुस्तफा ऐसे ही निर्देश हाथ से लिख कर देते हैं। लेकिन वो कहाँ है, किस हाल में है, और क्यों एक डिजिटल युग में वो कागज और कलम के दौर में जी रहे हैं? मुस्तफा के सीक्रेट मैसेंजर पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ईरान के रहबर किस सीक्रेट लोकेशन पर छिपे हैं? मुज्तबा का दृश्य अड्डा कितना अभेद्य है? ईरानी कमांडर मुज्तबा से कैसे संपर्क करते हैं? ऑपरेशन मुज्तबा का सीक्रेट कोड मैसेंजर। मुज्तबा खामनेई को ईरान का रहबर बने 2 महीने गुजर गए। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में, कोई नहीं जानता। वो खुद सामने नहीं आते, उनके मैसेज आते हैं, कभी ईरानी टीवी पर तो कभी टेलीग्राम पोस्ट से। 5 मिनट 31 सेकंड का ये वीडियो मुज्तबा के टेलीग्राफ चैनल से पोस्ट हुआ। दावा किया गया कि अमेरिका ने सब उखाड़ दिया, लेकिन ईरान के विचार से नहीं उखाड़ पाए। इसकी वजह है अमेरिका को मुज्तबा की तलाश है, और ईरान की सत्ता वो गलियां हैं जहां दीवारों के भी कान हैं, जहां तकनीक की एक छोटी गलती जान पर भारी पड़ सकती है।
ठीक वैसे जैसे 28 फरवरी की सुबह तेहरान से सिग्नल मिला, हमला हुआ और आयतुल्लाह खामनेई के सीक्रेट ठिकाने पर हजारों टन बम बरसाए गए। खामनेई को खत्म कर दिया गया। खबर है कि मुज्तबा ऐसे सीक्रेट अड्डे पर हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मनाही है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ज़हनी तौर पे पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और मजबूत हैं और बाखबर हैं, लेकिन मुल्क के अहम फैसले अमनन पासदारान इनकलाब के आला कमांडरों के एक ग्रुप के जरिए किए जा रहे हैं। हाँ, ये है कि वो अपनी पैगामात जो है वो पहुँचाते रहते हैं। वो एक बड़ी महफूज जगह पे मौजूद हैं। जो फ़िज़ाई हमला किया गया था उसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई शदीद ज़ख्मी हैं मगर होश में हैं। उन तक पैगामात हाथ से लिख कर जा रहे हैं और वापस वहीं से तहरीरी तौर पे उनके जवाबात भी आ रहे हैं। ईरानी सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इसराइली या अमरीकी निगरानी से बचने के लिए आला हुक्काम सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के करीब नहीं जा रहे और पैगाम रसानी के लिए गैर रवायती मगर महफूज तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सदियों पुराना तरीका है कि हाथ से खत लिखकर भेज दो और वहीं से खत वापस आ जाए। दावा तो यहाँ तक है कि मुज्तबा खामनेई देश का शासन चलाने के लिए ईरानी जनरलों पर डिपेंड हैं। ईरानी सेना के बोर्ड में फैसले होते हैं, फिर उन्हें मुज्तबा खामनेई तक पहुँचाया जाता है। IRGC के जनरल ही बोर्ड के सदस्य हैं। पेंटागन से मुज्तबा की सीक्रेट लोकेशन पर जो रिपोर्ट रिलीज हुई उसमें और भी कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। अब सवाल है कि आखिर मुज्तबा तक मैसेज पहुंचते कैसे हैं? मुज्तबा के सीक्रेट मैसेंजर कौन हैं और कैसे अमेरिका और मोसाद को तेहरान चकमा दे रहा है? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुज्तबा खामनेई को हाथ से लिखे हुए नोट्स भेजे जाते हैं। कागज पर लिखे संदेशों को लिफाफे में सील किया जाता है। इसके लिए ईरान ने एक सीक्रेट ह्यूमन चेन बनाई है जिसमें भरोसेमंद कुरियर बॉयज शामिल हैं जो कारों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हवा की रफ्तार से निकलते हैं। ये कुरियर संदेशों को बेहद गुप्त तरीके से मुज्तबा के ठिकानों तक पहुंचाते हैं और जब मुज्तबा कोई निर्देश देते हैं तो वो भी इसी सीक्रेट चेन के जरिए वापस बाहर आता है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, ये एक ऐसा डिजिटल ब्लैकआउट है जिसके पीछे से मुज्तबा खामनेई ईरान की बिसात बिछा रहे हैं। खास बात यह है कि मुज्तबा से मिलने की इजाजत कुछ चुनिंदा लोगों को ही है और बहुत कम लोगों का एक्सेस उन तक रखा गया है। आयतुल्लाह खामनेई की लोकेशन लीक होने के बाद अब ईरान को किसी पर भरोसा नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। इसका सबूत है 15 अप्रैल की ये तस्वीरें। सीज फायर की फाइल लेकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे थे। विदेश मंत्री अब्बास अराघची से लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मिले। IRGC के कमांडरों से बंद कमरों में मुलाकातें की। तब मुनीर ने ईरानी टॉप लीडरशिप के सामने मुज्तबा से मुलाकात का प्रपोजल रखा था, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी को लेकर किसी से समझौता नहीं करना चाहते। जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान गए थे तो उनकी मुज्तबा खामनेई से मुलाकात नहीं हो सकी थी। हालांकि उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था, वो उनकी इयादत करना चाहते थे, लेकिन उनको मुज्तबा खामनेई तक एक्सेस नहीं दी गई थी। अब सूरत हाल ये है कि ईरानी ये कह रहे हैं कि मुज्तबा खामनेई तक एक्सेस एक इशू है। उनका जवाब आएगा तो हम आपको मुज़ाकरात पर फाइनल बात बताएंगे। पहले हमारे एक रहबर शहीद हो गए हैं, लोग शहीद हो गए हैं, तो अब हमने सेफ्टी के ऐसे मेजर्स लिए हुए हैं कि उन तक रसाई बहुत महदूद है और बहुत कम लोगों को पता है वो कहाँ हैं और उन तक जाना मुश्किल है, फिर वहाँ से जवाब आना मुश्किल है। तो इसलिए असल जवाब मुज्तबा खामनेई का चाहिए। तो जो ईरानी सदर हैं, जो कालिबॉफ हैं, जो इराकची हैं, जो जनरल वहीदी हैं पासदारान इनकलाब का, सबका एक ही जवाब है पाकिस्तान को कि हम मुज्तबा खामनेई से आपको बात करके बताते हैं। मुज्तबा के सीक्रेट ठिकाने में ना तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल होता है, ना ही कंप्यूटर का। डर है हैकिंग का। डर इस बात का है कि कहीं मोसाद या अमेरिकी खुफिया एजेंसी उनके डिवाइस को हैक न कर ले, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेल हो सकती है। मुज्तबा के ट्रीटमेंट और सेहत को लेकर भी कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। एक दावा ये कि मुज्तबा खामेनेई के पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। रिकवरी ना होने पर उन्हें कृत्रिम पैर लगाया जाएगा। रिपोर्ट कहती है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चेहरा और होठ बुरी तरह जल गए हैं, जिससे उन्हें बोलने में मुश्किल होती है और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की
जरूरत पड़ेगी। मुज्तबा खामनेई की हाल ही में एक सर्जरी हुई है। चेहरे की सर्जरी से जुड़ी ये खबरें तेहरान से बाहर आते ही दुनिया भर के खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर चुकी हैं। क्या ये कोई सामान्य प्रक्रिया है या फिर सत्ता के उत्तराधिकार की रेस से ठीक पहले खुद को पूरी तरह तैयार करने की एक कोशिश? सवाल बड़े हैं। फिलहाल उनके जवाब सिर्फ उसी हाथ से लिखे कागज पर दर्ज हैं जो किसी साइकिल सवार कुरियर के जरिए अंधेरी गलियों से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान तीसरी बार युद्ध विराम की मेज सजाकर बैठा है और पश्चिम एशिया में बारूद की बिसात बिछ रही है, जो संकेत दे रही है कि पाकिस्तान की उम्मीदों की मेज एक बार फिर उस पर मिट्टी पड़ना तय है, क्योंकि ईरान क्लियर कर चुका है कि जब तक हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटती, उस पर लगाए गए प्रतिबंध नहीं हटते, सीज फायर होगा नहीं। इस बीच खबर यह भी है कि आज की रात ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच सकता है, लेकिन जैसे हालात हैं, जैसी तल्खी अमेरिका और ईरान के दरमियान है, उससे ईरानी डेलीगेशन के पाकिस्तान आने का चांस बहुत कम है। उधर पेंटागन के दावों के बीच पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सोमवार को कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की दहलीज के भीतर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ शिया गुरुओं और मौलानाओं ने मोर्चा खोल दिया है, सड़कों पर उबाल है और लफ्जों में आग दिखाई दे रही है। सीज फायर पर पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। पाकिस्तान पाक है, ट्रम्प नापाक है। ये नापाक पाक सरजमीन पे नहीं आ सकता। मैसेंजर मुनीर के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। इस्लामाबाद के बंद कमरों में बहुत हलचल है। वजीर से लेकर मंत्री संतरी सीज फायर की टेबल सजाकर बैठे हैं। वाया बीजिंग होते हुए ईरान को साधने की तैयारियां हो रही हैं। डेडलॉक किस बात पर है और डिप्लोमेसी किस लेवल पर इस वक्त जारी है? बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान ने गिव अप अभी भी नहीं किया, क्योंकि इतना हमने इसमें इन्वेस्ट किया है और हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है किसी लॉजिकल एंड पर पहुंचे। और मल्टीपल चैनल्स हैं। आई थिंक कुछ तो मुलाकातें पब्लिकली भी हो रही हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कल ईरान के सफीर से मुलाकात हुई। आज फिर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की जो अमेरिका की चार्ज डी अफेयर है उनके साथ मुलाकातें, फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ चीन के एम्बेसडर की मुलाकात। और इसके अलावा पस पर्दा जो भी इस सारे क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका ने एक जो चैनल एस्टैब्लिश किया, उसके जरिए भी बातचीत हो रही है। और जो डेडलॉक जहां तक बात है, जाहिर है कि अपेरेंटली जो ईरान की तरफ से वही कि जो सीज फायर का जो एक और प्रोविजन थी कि यूएस नेवल ब्लॉकेड खत्म करेगा और उसके बाद ही फिर मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका ईरान में तल्खी बढ़ रही है और पाकिस्तान की बेचैनी, क्योंकि 2 बार पाकिस्तान की फजीहत हो चुकी है। नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के 12 जहाज खड़े हैं। पाकिस्तान में चर्चा है सोमवार गुड न्यूज लेकर आएगा। इस्लामाबाद में इस वक्त जो नूर खान एयरबेस है उसमें ऑलमोस्ट 12 जो तैयारे हैं अमरीकी हुकाम की वो मौजूद हैं। ज्यादातर ये सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल ये है कि जो रेड जोन है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई आम आदमी वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकता, वॉक भी नहीं कर सकता। मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तैयारियां मौजूद है। इधर पाकिस्तान हुकूमत सीज फायर के लिए जूते घिस रही है। उधर मौलानाओं ने मुनीर के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मजहबी मजलिसें लगाकर अमेरिकी प्रेसिडेंट तक की मुखालफत पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान पाक है, ट्रम्प नापाक है। ये नापाक पाक सरजमीन पे नहीं आ सकता। मिल्लत ईरान को हौसला मिलेगा कि एक अजीम मिल्लत, गयूर मिल्लत हमारे साथ खड़ी हुई है। उन कूफियों की तरह नहीं है कि जो बाद में शम्मे जलाने आएंगे, बल्कि आज ही इनके दिल भी हमारे साथ है, इनकी तलवारें भी हमारे साथ हैं, इनकी रूह भी हमारे साथ है, इनका नफस भी हमारे साथ है और इनका एक एक सांस हमारे साथ है। और
पाकिस्तान के शिया धर्म गुरु ऐसे ही गुस्से में नहीं हैं। इन्हें मुनीर पहले ईरान जाने की धमकी दे चुके हैं। एक तरफ सीज फायर की सेज पाकिस्तान ने बिछाई है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, स्कूल कॉलेज बंद है। इस पर आवाम आहे भर रही है। हाल ये है जी इस्लामाबाद हो गया बंद, बंद है, रोटी खान कोई नहीं, स्कूल बंद, अदालत बंद, हर चीज बंद, यानी सांस लेना तक लोगों का बंद है, घूमना फिरना तो अपनी जगह। और ऐसे में आसमी से छलांगे बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जी इसको अमन अवार्ड दे दो, इसको फलाना अवार्ड दे दो। ट्रंप ने भी चुक देता है, ट्रंप ने भी एक बांस फड़ी है, बांस से चढ़ाता उन्हें आसम मुनीर ते शहबाज शरीफ, चलो तुम तो ऊपर पहुंचो। तो वो हालात आपके सामने है। ऐसे में अब जिनकी वो जंगबंदी करवा रहे हैं उसमें देखें ईरान की तरफ से जो लोग जो एनालिस्ट हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि इनके ऊपर शक कर रहे हैं। वो बातें ये कर रहे हैं कि आसम मुनीर किसी और चक्कर में है, शहबाज शरीफ किसी और चक्कर में है, ये अमन नहीं चाहते, ये कोई गेम है, ये सहूलतकार हैं उनके और उसके अमेरिकन के और इजराइल के। बात अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्योंकि इन 3 शब्दों ने दुनिया के 195 देशों की टेंशन बढ़ा दी है। हाल ये है कि कुछ देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, कुछ देशों में तेल की कमी होती जा रही है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने पर है। लेकिन हालात सुधरने की जगह बिगड़ते दिख रहे हैं। उम्मीद थी कि सीज फायर के बाद हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अमेरिका ने भी हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगा दिया, जिसकी वजह से सवाल खड़ा हो गया कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा कब। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने टेंशन को और बढ़ा दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में दावा है कि भले ही हॉर्मुज खुल भी जाए, लेकिन इसका असर 1 महीने से लेकर 6 महीने तक रहेगा, क्योंकि ईरान ने समुद्र में जो माइंस बिछाई हैं उनको हटाने में समय लग सकता है। अब पहले तो हॉर्मुज खुलेगा, फिर उसके 6 महीने तक माइंस हटाने में लगेंगे और यही समय कई देशों में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। मौजूदा समय में समंदर के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित और विस्फोटक जगह, वो सकरा सा समुद्री हिस्सा जिसने समूची दुनिया की सांसें अटका रखी है। कहने को हॉर्मुज स्ट्रेट चंद किलोमीटर चौड़ा महज एक समुद्री हिस्सा है जिस पर ईरान की बादशाहत चलती है, जिसका ट्रेलर युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान लगातार अमेरिका से लेकर इजराइल और सारी दुनिया को दिखाता रहा है। ईरान से सटे समंदर के इसी हिस्से ने अमेरिका के खुफिया विभाग से लेकर उसके रक्षा विभाग मुख्यालय पेंटागन की नींद उड़ा रखी है और उसकी वजह है हॉर्मुज पर आई डरा देने वाली खबर। यह रिपोर्ट अमेरिका के खुफिया विभाग ने दी, जिसके मुताबिक जंग थमने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह साफ करने और जहाजों की आवाजाही सुरक्षित बहाल करने में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के अधिकारियों ने इसके बारे में अमेरिकी सरकार और सांसदों को इसकी जानकारी दी। उसी ब्रीफिंग में आगे कहा गया कि अगर ईरान से दोबारा युद्ध होता है तो ईरान हॉर्मुज के समुद्री रास्ते में भारी मात्रा में समुद्री सुरंगें बिछा सकता है। उन सुरंगों को ढूंढकर निष्क्रिय करना और जहाजों के लिए रास्ता खोलना बहुत ही जटिल काम है, जिन्हें सुरक्षित तौर पर खोलने में कम से कम 1 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ेगा और तेल की कीमतें आसमान तक पहुंच सकती हैं। इस खबर पर माथापच्ची हो ही रही थी कि हॉर्मुज के बारूदी चक्रव्यूह पर एक और नई खबर आ गई। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट का दावा किया कि जिस समय ट्रंप पाकिस्तान के जरिए मध्यस्थता पर फोकस कर रहे थे, ठीक उसी समय यानी चंद दिनों पहले IRGC ने हॉर्मुज में अतिरिक्त समुद्री सुरंगें बिछा दी, जिससे हॉर्मुज में गुजरना और ज्यादा घातक हो गया। अमेरिका से लेकर सारी दुनिया को पता है कि ईरान ने हॉर्मुज की सुरक्षा में हथियारों और बारूद का घातक चक्रव्यूह रच रखा है, जिसमें सबसे ज्यादा घातक चक्रव्यूह का द्वार हॉर्मुज के समंदर में बिछाई गई ईरान की बारूदी सुरंगें या सी माइंस हैं, जिन्हें ईरान ने जगह जगह बिछा रखा है। इससे पहले भी पेंटागन को बेचैन करने वाली खबर द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आई थी, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि ईरान की IRGC ने पिछले महीने मार्च में बिना किसी प्लानिंग के बेतरतीब ढंग से समंदर में बारूदी सुरंगें फेंक दी। न कोई रिकॉर्ड रखा गया, न कोई नक्शा बनाया गया। नतीजा
समंदर की लहरों और करंट ने इन माइंस को उसकी जगह से हिला दिया। अब ईरान के पास वो तकनीक नहीं है कि वो अपनी ही बिछाई इन मौत की मशीनों को ढूंढ सके। चलिए इसी के साथ कचहरी में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेंगी।